आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है, जिसका सूत्रधार पीएफआई को बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर पिछले साल जनवरी में जब नेपाल से बिहार के रास्ते शालिग्राम पत्थर लाया जा रहा था, तब श्रद्धालुओं की टीम पर हमले की एक बड़ी साजिश रची गई थी। पीएफआई से जुड़े मोहम्मद याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान ने हमले की साजिश रची थी और हमले के लिए हथियारों की भी व्यवस्था कर दी गई थी। धर्म विशेष के कुछ सिरफिरे युवाओं को हमले के लिए तैयार किया गया था ताकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक दंगा भड़काया जा सके। तो एक बड़ी साजिश का खुलासा हो गया। एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है और जांच एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि अयोध्या से जुड़े मसले पर जांच एजेंसी को पिछले साल कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर याकूब के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था। और जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि नेपाल से जो विशेष एक शालिग्राम पत्थर को अयोध्या लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त में उस जो टीम है, उस जो भक्तों की टीम है, वहां पर उन लोगों के खिलाफ एक हमला करना और इसके साथ ही हमले को अंजाम देने के साथ साथ एक धार्मिक उन्माद को फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वो उस वक्त में फेल हो गया था और इस मामले में उसने बताया कि उसका संबंध प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ में है। और जिस तरह से उस विशेष शालिग्राम पत्थर की अगर बात करें तो उसे नेपाल से जब अयोध्या लेकर जाने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त में देखने को मिला था कि बिहार में किस तरह से काफ़ी हजारों के तादाद में लोग सड़क किनारे खड़े होकर के उस पत्थर को पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग पत्थरों को देश के अलग अलग जगहों से मंगवाया जा रहा था, जिससे कि भगवान राम की मूर्ति को तराशा जाए, तो अलग अलग पत्थरों को मंगवाया जा रहा था। तो उसी में शालिग्राम पत्थर को भी मंगवाया गया था। तो वो लाने वाली टीम पर किस तरह से हमले की योजना थी, किस तरह से एक धार्मिक उन्माद फैलाना था और इसके लिए काफ़ी भारी मात्रा में हथियारों को मंगवाया गया था, तो ये बात भी याकूब ने स्वीकार किया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए, चाहे बात करें केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात करें या खुफिया एजेंसी की बात करें या उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन से लेकर अन्य एजेंसियां सतर्क है और इस मामले की विस्तार तौर से तफ्तीश में जुटी हुई है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। इधर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधु संतों के साथ हैवानियत का शर्मनाक वीडियो सामने आया, जिसके बाद सियासी भूचाल मच गया है। यूपी के बरेली से गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे साधु संतों की अचानक भीड़ ने बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, निर्वस्त्र कर दिया और भीड़ ने इतनी तेजी से साधु संतों पर हमला किया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लोगों ने चोर उचक्के की तरह साधु संतों की पिटाई शुरू कर दी। घटना की सूचना पर पुरुलिया से बीजेपी के सांसद हैं ज्योतिर्मय सिंह महतो, वे घटनास्थल पर पहुंच गए और किसी तरह भीड़ से उन्हें बचाया और सांसद ने अपने लोगों के साथ मिलकर साधु संतों को किसी तरह सुरक्षित रखा। फिर उन्हें कपड़े दिए, रहने की जगह दी, खाने पीने की व्यवस्था की और मंदिर में सम्मान के साथ उन्हें पूजा पाठ के लिए व्यवस्था की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से साधु संतों की निर्वस्त्र कर पिटाई की जा रही है और बीजेपी सांसद ने इस हमले के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सह पर टीएमसी के गुंडों की कारगुजारी से बताया है। तो पुरुलिया में बेहद ही शर्मनाक घटना इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आदमी इकट्ठे हो गए, फिर 50 आदमी इकट्ठा हो गया। हम लोग धक्का मुक्की करने के बाद में फिर मारपीट शुरू कर दी। पूछा गया कुछ नहीं और ना हम हाथ भी जोड़ते रहे, लेकिन मारपीट करने के बाद में फिर गाड़ी को भी तोड़ कर दिया और पुलिस गई, हमको थाने ले आई। थाने में पुलिस का व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति? ठीक ही। मैं जब मुझे पता चला तो रात को कल 10 बजे मैं गाड़ी लेके सीधा पुरुलिया से 40 किलोमीटर दूर है काशीपुर के लिए रवाना हुआ। पुलिस को पता चल गया, पीछे का दरवाजे से निकलने की कोशिश किया, लेकिन इतना चोट लगा, इतना मार मिला है कि चलने का हालत नहीं था इन लोगों का। तो मैंने फिर पता चला कि गाड़ी से करके इन लोग को दूसरे रास्ते निकाल रहा। फिर मैं पीछा किया, पुलिस भाग गई गाड़ी इन लोग को छोड़ के। फिर मैंने इन लोग को उठाया, ले आया, देख रहा हूँ एकदम पूरा बहुत खराब परिस्थिति में था। फिर वहीं पे चादर उदर फल उल दिया, खाने का व्यवस्था किया, फिर मेरे आवास पे ले आया, मेरे आवास में रात को रखा और आवास में सुबह को एकदम पूरा स्नान वान करवाया, व्यवस्था किया, फिर मंदिर में ले जाके सम्मानित किया।
पुरुलिया के आम जनता है, हिंदू समाज के लोग हैं, सम्मानित किए। इसमें सीधा सीधा बात है, ममता बनर्जी का यही मकसद था, तृणमूल कांग्रेस का यही मकसद था, विशेष एक वोट बैंक को मैसेज देने के लिए कि भाई देखो हिंदू समाज के लोगों को हम मार के एकदम पूरा ठंडा कर देंगे, पहले जैसा ही हम, मेरा कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा एक मैसेज देने के लिए अगला चुनाव के लिए तैयारी है ममता बनर्जी का। और बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की बेरहमी से पिटाई पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथ लिया। नड्डा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो इन लोगों को भगवा रंग से इतनी तकलीफ हो रही है। स्टालिन को सनातन से डर लगता है और इधर इनको भगवा से डर लगता है। आज ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। उनको पता नहीं सैफरन कलर से भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है। ये भी हमको समझ में आ रहा है। और बाद बिहार में रोजगार की एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। पटना के गांधी मैदान में देश भर से पहुंचे नए शिक्षकों का उत्साह देखते बन रहा था तो लगे हाथ नीतीश कुमार ने मंच से कह दिया कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने जो आते हैं, लेकिन अब दूसरे राज्यों के से लोग बिहार रोजगार के लिए आ रहे हैं। आप निश्चय 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली होगी, तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। सीएम ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए 26,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। 14 जिलों के सभी चयनित शिक्षक गांधी मैदान पहुंचे थे। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का ड्रोन से फोटोग्राफी हुआ, वीडियोग्राफी भी कराई गई। सीएम ने खुले मंच से ये बताने की कोशिश की कि बिहार में नौकरी की बहार क्यों है और देश भर से बिहार आकर लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग आए हुए। तो इतना सब जगह के लोगों को बहाली हो रही है, तो जो लोग बाहर से भी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और सब जम करके पूरा मेहनत करिएगा। गांधी मैदान के मंच से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस बात को दोहराया कि हम जो वादा करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। बिहार में रोजगार हर हाल में पूरा किया जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई सरकार आज तक देश में तो छोड़िए दुनिया में नहीं हुआ कि 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक ही डिपार्टमेंट के शिक्षकों को 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया गया। समय पर परीक्षा हुआ, समय पर परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है और समय पर वेतन भी मिल रहा है। ये मामूली काम नहीं है। तो बिहार में नौकरी की बहार की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि पहले चरण में 1,20,336 लोगों की बहाली हुई। दूसरे चरण में 96,823 को नियुक्ति पत्र दिया गया। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यह बहाली निकाली गई थी। दूसरे चरण में 1,22,000 वैकेंसी निकाली गई। कुल चयनित शिक्षकों में 51% महिलाएं हैं। बीजेपी छोड़ आरजेडी के साथ करीब 1.5 साल पहले सरकार बनाने के बाद खुले मंच से नीतीश और तेजस्वी ने इस बात का ऐलान किया था कि बिहार में 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में चरणबद्ध तरीके से सरकार नौकरियां दे रही है और दावा अपने वादों को पूरा करने का किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार करने के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। आप भी सुनिए। गठबंधन सिर्फ एक दूसरे को राजनीतिक रूप से ठगने में लगा हुआ है और इंडी गठबंधन का तो अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज की बैठक में लगभग आधे लोग नहीं थे। नीतीश कुमार जी को पता है कि ये सारी की सारी कवायद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हो रही है और बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
हर पद से लेने की संभावना से अटकलों को खारिज किया है कि वो किसी पद के लिए नहीं, एकमात्र मकसद जो इंडिया अलायंस का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से एक साथ होकर लड़े और देश में एक सेकुलर छवि की सरकार लाए जहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी के से आम जनता को राहत मिले। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ सभी को मिलजुल करके चुनाव मैदान में जाना है और इसके लिए सभी दलों में सहमति है। नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं आभास हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग बुरी तरीके से हारने वाले हैं और नीतीश कुमार जी कतई नहीं चाहते हैं कि हार का ठिकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार आने वाले हैं। पीएम मोदी पश्चिम चंपारण के सुगौली में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम चंपारण को बड़ी सौगात देंगे और पीएम मोदी इंडियन ऑयल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 6,500 करोड़ की सड़क परियोजना का भी तोहफा मिलेगा। वहीं बेतिया से पटना एक्सप्रेसवे की भी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि 2024 से पहले बीजेपी का यह बड़ा आगाज है। पश्चिम चंपारण से बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि पेट्रोलियम, रेलवे समेत कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 27 जनवरी को बिहार में मेरे लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। 27 को सुगौली के पास जो छपरा बहास में इंडियन ऑयल का टर्मिनल है, न केवल उसका उद्घाटन होगा बल्कि उसके साथ ही नेशनल हाईवे रक्सौल से लेकर पिपराकोठी तक का भी उद्घाटन होगा। छपवा से बेतिया का जो नेशनल हाईवे बना हुआ है उसका भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा बेतिया को बाईपास और बेतिया पटना एक्सप्रेसवे, जो कि एक भारत सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इससे दोनों चंपारण वासियों को बहुत ही लाभ होगा। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जेवर दुकान में अपराधियों ने तांडव मचा दिया है। 6 राउंड की फायरिंग हुई है, 2 खोखे बरामद किए गए हैं। दुकान के कर्मचारी को गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर 6 अपराधी आए थे। दुकान बंद करने के दौरान लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हीरालाल सर्राफा एंड ज्वेलर्स की घटना है और घायल कर्मचारी निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रेवा रोड की यह घटना है। खबर आ रही है कि नेपाल के राप्ती नदी में बस गिर गई है। हादसा नेपाल के डांग देवखुरी के भालूवांग के पास हुआ है। बस राप्ती नदी में गिरी है और हादसे में 2 भारतीय समेत 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बिहार के पूर्वी चंपारण के मलाही के रहने वाले हैं और बस हादसे में मलाही के योगेंद्र राम की मौत हुई है और यह बस नेपालगंज से काठमांडू की तरफ जा रही थी जब यह हादसे का शिकार हो गई। और नवादा से खबर, जहां वारसलीगंज के बलवा गांव में बीती रात वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी और दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी और पत्थरबाजी में वारसलीगंज थाने के एसआई जख्मी हो गए। अब बलवा करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक स्कॉर्पियो समेत 13 खोखे बरामद किए हैं और इस मामले में पुलिस ने 82 अभियुक्तों पर नामजद केस किया है, जबकि 200 ज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस का दावा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तत्काल घटनास्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 मजिस्ट्रेट